नजर बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, दिशा बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 18 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 3। अगर आपसे पार्ट 2 मिस हो गया है तो पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं, आप जाके जरूर से जरूर देख लो, क्योंकि इस बूस्टर डोज का एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर विल बी। नेचुरल रबर का मोनोमर इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्लोरोप्रीन, ऑप्शन बी 1,3 डाइब्यूटाडाइन, ऑप्शन सी स्टाइरीन, ऑप्शन डी आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन। ठीक है, अब आइसोप्रीन का ये केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आइसोप्रीन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है C5H8 और उसका स्ट्रक्चर तो आपको बता ही दिए, और इसका केमिकल नेम होता है 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। और ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देगा आपसे कि आइसोप्रीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलीथिलीन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी सेलुलोज। अब इस सब में से बताना है कि कौन सा सिंथेटिक रबर है। पहला ऑप्शन कह रहा है बी सी डी, मतलब पॉलीथीन कह रहा है, टेफ्लॉन और सेलुलोज, यह है सिंथेटिक रबर, या ए बी डी नायलॉन, पॉलीथिलीन या फिर सेलुलोज, ये है। ऑप्शन सी कह रहा है बी और सी, मतलब पॉलीथीन और टेफ्लॉन, और ऑप्शन डी कह रहा है ए बी सी नायलॉन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी, मतलब नायलॉन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, ये जो है वो सिंथेटिक रबर है। ये क्या है? सिंथेटिक रबर। ओके, ये है नायलॉन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। तो इसमें हम आपको लेके आए हैं सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आप याद रखिएगा कि नायलॉन, पॉलीथिलीन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन और इपॉक्सी, ये 5 जो है सिंथेटिक रबर है। एग्जाम में एक एक करके भी पूछ देता है कि पॉलीथिलीन क्या है, सिंथेटिक रबर, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक रबर, टेफ्लॉन क्या है, सिंथेटिक रबर। ये सब आपको, अगर हो सके तो मैं बार बार कहता हूं, आप हमारे इस बूस्टर डोज का सारे क्वेश्चन का, सारे एक्सप्लेनेशन का अपना एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो ये सब क्या है? सिंथेटिक रबर है, सॉरी सिंथेटिक पॉलीमर है। और नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है सिल्क, ऊल, डीएनए, सेलुलोज। वहाँ ऑप्शन में सेलुलोज था, लेकिन सेलुलोज क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन्स, ये सब जो है नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नॉन मेटल यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज। रबर के वल्केनाइजेशन में कौन सा नॉन मेटल का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर। रबर के वल्केनाइजेशन में सल्फर का यूज किया जाता है। ठीक है, और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर
से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट मैं लेकर के आया हूँ जो कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। एक तो पॉइंट ये है कि द नॉन मेटल यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज सल्फर, ये तो क्वेश्चन अभी ही पूछा है, यही क्वेश्चन है पीछे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज ए प्रोसेस दैट इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ रबर, स्ट्रेंथ ऑफ रबर बाय हीटिंग इन इट प्रेजेंस ऑफ सल्फर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में क्या होता है, सल्फर के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, इलास्टिसिटी रबर का बढ़ जाता है और रबर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव इसे बना सकता है कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में क्या होता है। ऑप्शन ए दे देगा इलास्टिसिटी ऑफ रबर इम्प्रूव हो जाता है, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ऑफ रबर इम्प्रूव हो जाता है, ऑप्शन सी दे देगा बोथ, ऑप्शन डी दे देगा नन। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो और ये तो फिर वल्केनाइजेशन का फार्मूला, ये डिफिनीशन ही है, द केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट नेचुरल रबर मटेरियल ऑफ वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनेस एंड मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी बाय हीटिंग इज नोन एज सल्फर वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो फार्मूला ही है, ये सॉरी डिफिनीशन ही है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1839 बाय अमेरिकन केमिस्ट चार्ल्स गुडईयर। ये पूछने वाला क्वेश्चन है कि रबर वल्केनाइजेशन का इन्वेंशन कौन किया, साइंटिस्ट, ये केमिस्ट का नाम पूछ सकता है, तो ये है चार्ल्स गुडईयर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश बेस्ड क्रूड ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड अस्फाल्टिक क्रूड। किस टाइप के क्रूड को अस्फाल्टिक क्रूड बोला जाता है, तो जिसमें कि सल्फर ज़्यादा हो, या फिर जैसे इसमें पैराफिन ज़्यादा हो, या फिर ज़्यादा नेफ्थेनिक हो या एरोमेटिक हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्थेनिक बेस। ठीक है, जिस क्रूड में नेफ्थिन का ज़्यादा होगा वैसे क्रूड को बोला जाता है अस्फाल्टिक बेस क्रूड। ओके, अस्फाल्टिक बेस क्रूड याद रखिएगा, जिसमें नेफ्थेनिक ज़्यादा हो, नेफ्थीन ज़्यादा हो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द सॉफ्टेनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हो, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि सॉफ्टेनिंग पॉइंट इज डन फॉर व्हाट, सॉफ्टेनिंग पॉइंट किसके लिए करते हैं, तो ये वहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिन। ये भी याद रखना है कि सॉफ्टेनिंग पॉइंट जो होता है वो बिटुमिन का होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो सॉफ्टेनिंग पॉइंट किया जाता है बिटुमिन का, किस टेस्ट के द्वारा, इम्पैक्ट टेस्ट, बॉल एंड रिंग टेस्ट, फ्लेम टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉल एंड रिंग टेस्ट। ओके, अब बॉल एंड रिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ये देखिए, बिटुमिन सॉफ्टेनिंग पॉइंट, और ये देख रहे हैं यही रिंग है, ठीक है, और यही बॉल है बिटुमिन का। ये जो बॉल देख रहे हैं वाइट, ये बिटुमिन का है। तो कैसे इसका टेस्ट होता है ये थोड़ा सा लिख के लाए हैं हम, कि सॉफ्टेनिंग पॉइंट रिंग बॉल इज द सेकेंड ओल्डेस्ट टेस्ट मेथड अप्लाइड टू बिटुमिन आफ्टर द निडल पेनेट्रेशन। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि निडल पेनेट्रेशन टेस्ट जो है वह किसके लिए किया जाता है, निडल पेनेट्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो बिटुमिन के लिए किया जाता है। ये पहला मेथड है, लेकिन उसके बाद ये सॉफ्टेनिंग पॉइंट वो भी बिटुमिन के लिए किया जाता है। वो होता क्या है, तो इट इज़ द टेम्परेचर। अब इसका डिफिनेशन है सॉफ्टेनिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच बिटुमिन सैंपल इन ए रिंग हैज़ ए डिफॉर्मेशन ऑफ 25 प्लस माइनस 0.4, प्लस माइनस 0 से 4 mm तक हो सकता है। मतलब इस रिंग में क्या किया जाता है, इस वाइट बॉल को रखा जाता है और फिर इसको हीट किया जाता है, और जिस टेम्परेचर पर इस बॉल में 25 प्लस माइनस 0 से 4 mm उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को बोला जाता है सॉफ्टेनिंग पॉइंट।
ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने वाला हुआ, एक तो सॉफ्टेनिंग पॉइंट किसका किया जाता है, बिटुमिन का, और एक क्वेश्चन ये भी ये निडल पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वो भी बिटुमिन के लिए किया जाता है, ठीक है। और उसमें डिफॉर्मेशन कितना होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है 25 ± 4 mm, 0 से 4 mm। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जब बिटुमिन सॉफ्टेनिंग पॉइंट किया जाता है बिटुमिन का तो कितना डिफॉर्मेशन होता है, तो 25 ± 0 से 4 mm, ओके। तो और ये अगला क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट शुड हैव। गुड क्वालिटी के लुब्रिकेंट का क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होना चाहिए, वोलेटिलिटी हाई होना चाहिए, पोर पॉइंट हाई होना चाहिए, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लुब्रिकेंट का एक अच्छे लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेंस्की इक्वेशन डिटरमाइंस द। फेंस्की इक्वेशन क्या डिटरमाइन करता है, आप लोग पढ़े होंगे मास ट्रांसफर में। ऑप्शन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट, ऑप्शन बी हाइट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम, ऑप्शन सी मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, ऑप्शन डी मिनिमम ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। फेंस्की इक्वेशन से मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट निकाला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर सेपरेशन ऑफ ए नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन शुड बी। कह रहा है नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर के लिए जब उसका डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसका रिलेटिव वॉलेटिलिटी कितना होना चाहिए सेपरेशन के लिए। द रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर सेपरेशन ऑफ नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन, मतलब कि जब नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर का सेपरेशन किया जाता है डिस्टिलेशन के द्वारा तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी लेस देन 1। तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी, ये बी ऑप्शन है, डिक्रीजेज, सी ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट, और डी ऑप्शन इंक्रीजेज अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा, इंक्रीजेज। ध्यान देना है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं गैस के लिए, ये याद रखना है, गैस के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जरा देख लीजिए कि गैसेस ट्रांसफर हीट बाय द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो उसके मॉलिक्यूल के कॉलिजन की वजह से होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही हम उस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड इवेंचुअली कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होने लगता है, एंड आल्सो इंक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने से भी वो बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज। गैस के लिए इंक्रीज होता है, लेकिन ध्यान देने वाला बात, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है
कि लिक्विड के केस में क्या होता है, तो याद रखना है लिक्विड और सॉलिड दोनों में एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के केस में जब थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है, और लिक्विड और गैस के केस में बढ़ जाता है। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इज कॉल्ड। जब फ्लूइड का डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है तो इससे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए एसटीडी फ्लो, ऑप्शन बी कंप्रेसिबल फ्लो, ऑप्शन सी अनएसटीडी फ्लो और ऑप्शन डी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, तो जब फ्लूइड का डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे चलता है। ऑप्शन ए किरचॉफ्स लॉ से, ऑप्शन बी पास्कल्स लॉ से, ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से या ऑप्शन डी आर्किमिडीज लॉ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस प्रिंसिपल पे चलता है, पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रिकल बेड रिएक्टर इज द वन विच, ट्रिकल बेड रिएक्टर होता है, ऑप्शन ए हैज़ ए ऑल टुगेदर 3 स्ट्रीम आइदर इंटरिंग और लिविंग, या फिर प्रोसेस 3 रिएक्टेंट एट डिफरेंट फ्लो रेट्स, या प्रोसेस 3 रिएक्टेंट विद सेम फ्लो रेट, और इम्प्लॉयज ऑल 3 फेजेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इम्प्लॉय ऑल 3 फेजेस। जिस रिएक्टर में तीनों फेज होता है उसको ट्रिकल बेड रिएक्टर बोलते हैं। एक एग्जांपल से आप इसका फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लिक्विड इन हो रहा है, यहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है। एक फेज हो गया लिक्विड, यहाँ से गैस इन हो रहा है और यहाँ से गैस आउट हो रहा है, ये हो गया दूसरा फेज। और तीसरा सॉलिड तो इसमें देख ही रहे हैं, कैटलिस्ट है ही। ठीक है, तो ऐसे रिएक्टर को बोलते हैं ट्रिकल बेड रिएक्टर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। अब ऐसे आप भूल जाएंगे तो इसके लिए मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ। ये देखिए बोतल से, ये देखिए इस बोतल से इसमें डाल रहा है, लिक्विड है, ये क्या है, ब्रोमीन है। तो आप फोटो अगर आपके दिमाग में याद रहेगा तो लिक्विड टेम्परेचर पे तो याद आ जाएगा कि एक वीडियो में हमने देखा था कि बोतल से उसको ग्लास में डाल रहा था, तो याद रहेगा कि हाँ चलो ये लिक्विड होता है ये रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 35 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 79.9 होता है। ओके, तो बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विथ अदर मेटल। इसमें से कौन सा जो है अदर मेटल के साथ अमलगम बनाता है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी। अदर मेटल के साथ यही जो है अमलगम बनाता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अमलगम के बारे में। व्हाट इज एन अमलगम। तो इन केमिस्ट्री अमलगम इज ए एलॉय ऑफ मरकरी, वन और मोर ए मेटल्स। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम के साथ भी मरकरी एल्युमिनियम अमलगम बनाता है, टीन के साथ भी टीन अमलगम बनाता है, सोडियम के साथ भी सोडियम अमलगम बनाता है, पोटेशियम के साथ भी, जिंक के साथ भी, गोल्ड के साथ भी, सिल्वर के साथ भी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछने वाला है, मरकरी डज नॉट फॉर्म एन अमलगम विथ आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन
एंड टाइटेनियम, मतलब इन तीनों के साथ जो है वो मरकरी अमलगम नहीं बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको ये भी पूछ सकता है कि इसमें से बताइए किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है। आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन, टाइटेनियम में से कुछ भी ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे सॉरी टाइटेनियम नहीं है, टेंटेलम है। ओके, ये सब में से ऑप्शन दे देगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्विज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सॉरी 14 ही था ना, एक लास्ट क्वेश्चन अब आगे है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, तारा जो है हमको ईस्ट से वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देता है, क्यों? ऑप्शन ए, ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन बी, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन सी, द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स मूव वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करता है, इसलिए हमको लगता है कि स्टार जो है वह ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इस बूस्टर डोज को मैं एग्ज़ाम से पहले तक 1 वीक पहले तक मैं इसको चलाऊंगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन, कम से कम 70% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से आ जाए। तो धन्यवाद।